हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जैसे कि पीछे वाले क्लास में हम लोग सिलेबस देख लिए थे। आज नई कक्षा हमारी स्टार्ट हो रही है और आज पूरी तरीके से हम वर्णमाला को देखेंगे। तो देखो, जो हम लोग पीछे जो भी सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, यूपी टीजीटी पीजीटी, और उससे जैसे हमारे पास जो बिहार का एग्जाम लगा हुआ है, अभी देखो बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कह भी दिया गया है कि बिहार की एग्जाम जो हम करवाएंगे मई के महीने में करवा लेंगे। और जो 6 to 8 का एग्जाम है हिंदी से लेकर के, उसमें मैक्सिमम लगभग 65 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक हिंदी के ही और ग्रामर पोर्शन से ही आएंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं वो लिटरेचर से आएंगे, साहित्य से आएंगे। और बकिया आपको जो पता है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके मैथ से और साइंस से, या कहा जाए पूरा का पूरा सोशल से आएगा। तो आप अपने 70 नंबर की क्लास पहले व्याकरण हम कंप्लीट करेंगे, उसके आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे। तो उसमें देखिए, आज हमारी पहली क्लास होगी। ये जो होगी हमारी फर्स्ट क्लास है। आज की तारीख हो जाएगी, अगर हम लिखें तो आज की तारीख हो जाएगी 20 तारीख, है ना, तीसरा महीना और 2025। ठीक है। और देखिएगा, यहां देखिए भाई, ये देखिए, आज हमारी पहली कक्षा किस पे, वर्णमाला पे। किस पे है? वर्णमाला पे। ध्यान देना। सबसे पहला क्या होगा, कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषाओं के साथ साथ उसके बारे में उसकी गहराई तक चलेंगे। और ये जो कक्षा होगी बिल्कुल गहराई तक होगी और बहुत पेशेंस से लिखते हुए चलेंगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और हमारे साथ एक नोट्स बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पे थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे तो और ही बेहतर मजा आएगा। ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, पहले आप हेडिंग बनाएंगे वर्डमाला की परिभाषा। बनाएंगे क्या हेडिंग? वर्डमाला की परिभाषा। लिखना वर्डमाला की परिभाषा। अब आपको पता होगा वर्डमाला की परिभाषा लगभग सब जानते हैं। वर्डमाला की परिभाषा क्या होती है? तो सबको पता है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को, या जितने भी वर्ड हैं हिंदी में, उन सभी वर्डों को एक व्यवस्थित क्रम में रख देना या व्यवस्थित क्रम में लगाना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो उसी परिभाषा को हम लिखेंगे। वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखेंगे वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, वर्णमाला में छोटा आ से लेके जैसे आ, ई, उ, री, फिर उसी से आगे ए, ओ, औ, अंक, अह, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे क, ख। ये इस तरीके से आगे जाएंगे तो ज्ञा या ज्या बोलते हैं उसको। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्थित किया गया क्रम है, इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। बोलते हैं ना वर्ड, या इसी को हम और भी डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हो। वर्डमाला का अर्थ क्या निकाल सकते हो? वर्डों की माला। क्या सकते हो भैया? वर्डों की माला। माला का मतलब देखो, फूलों की माला होती है ना, फूलों की माला होती है। जिस प्रकार से हम फूलों की माला को देखते हैं, उसी प्रकार से हम वर्णों की माला को देखते हैं। अगर वर्णों की एक माला, या कहा वर्णों को एक बंधन में पिरोया जाएगा तो वो माला बन जाएगा। और उसी वर्णों की माला को हम क्या बोल देते हैं? वर्णमाला देते हैं। या बोल दोगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, इसमें से देखो एक और बात निकल के आती है कि वर्ड क्या है। पहली बात क्या भैया? वर्ड क्या है? अगर मुझे वर्ड को समझना पड़ेगा तो वर्ड से पहले एक अक्षर, एक चीज और समझना होगा। वर्ड से पहले आपको समझना पड़ेगा अक्षर, या इसी अक्षर को ही हम बोलते क्या? वर्ड ही इन्हीं को बोल देते हैं। इसी से थोड़ा सा पहले और हम समझ लें ध्वनि। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि ध्वनि क्या है। अभी मैं कुछ आपके सामने बोल रहा हूं और वो आप सुन पा रहे हैं, है ना। मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो बोले कि भैया ये जो सुन पा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? ध्वनि देंगे। जो हम बोल रहे हैं और जिसको आप सुन पा रहे हैं वो चीज क्या ध्वनि है।
अगर जो बोली हुई ध्वनि को मैं लिख दिया, अगर मैं बोली हुई ध्वनि को जो मैं हवा निकाल रहा हूं मुंह से, इस हवा का लिखित रूप दे देता हूं, तो बोलोगे लिखित रूप ही वर्ड कहलाता है। अक्षर क्या है, देखो अ क्षर, जब सत्य के आगे आ लगाते हैं तो वो चीज गलत ठहराता ना, तो आ गलत ठहराएगा। तो क्षर जिसका क्षरण हो जाए, लेकिन आ लगाए जिसका क्षरण ना हो। और ध्वनि क्या होती है, बोलोगे भैया मुंह से निकली वह हवा या वह वायु जो मुंह से निकलने के बाद क्या हो जाए, आकाश में समा जाए, या उसको हम कोई रूप ना दे पाए, लिख कर ना रखें, तो वो जैसे ही जो भी कुछ बोलेंगे कुछ टाइम बाद ये आवाज खत्म हो जाती है, समा जाती है आकाश में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। लेकिन हम इसी में देखते हैं ना कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा क्या कहा गया है, कि बोला गया कि मुंह से निकली हुई वह हवा जिसका उच्चारण ना, जिसका क्या करें भाई, जिसका हम कुछ ना कुछ या स्फुटित ध्वनि जो है या जो हमारे मुंह से निकली हवा है उसके टुकड़े ना किए जा सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा कहा गया है कि जो हमारे मुंह से हवा निकल रही है उस हवा का हम अगर टुकड़ा नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो उनके अनुसार अगर हम ध्वनि की परिभाषा, एक परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं ध्वनि, हेडिंग बनाएंगे ध्वनि। और ध्वनि की परिभाषा जो लिखे वो किसके अनुसार लिखे, पहले एक परिभाषा आप लिख रहे सिंपल, मुंह से निकली वह हवा जो क्या हो जाए भैया, वायु, या मुंह से निकली वायु जो आकाश में समा जाए उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो लिख लेंगे आप, मुंह से निकली जो वायु, ऐसा लिख लो, जो वायु मुख से निकलकर, मुख से निकलकर, जो वायु मुख से निकलकर कहां समा जाए भैया, आकाश में, आकाश में विलीन हो जाए, आकाश में, आकाश में छिप जाए, आकाश में छिप जाए, उसे ध्वनि कहते हैं। आकाश में छिप जाए उसे ध्वनि कहते हैं। ध्यान से देखना, एक और लिखना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, या यहाँ पे एक चीज और आप भी नोट कर लेंगे, किसके अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ध्वनि की परिभाषा लिखना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ध्वनि की क्या परिभाषाएं हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे ध्वनि मुख से निकली हुई, लिखो मुख से, मुख से निकली हुई वायु या मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई वह, या ऐसा लिखो मुख से निकली हुई हवा, हवा का वह स्फोट, स्फोट का मतलब क्या था, उच्चारण, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, स्फोट का मतलब क्या होगा, उच्चारण, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या इसी को टुकड़े ना किए जा सकते, लिख लेंगे, या नहीं किए जाते, नहीं किए जाते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। ये किसके अनुसार हो जाएगा, बोलेंगे भैया ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हो जाएगा, कि मुंह से निकली हुई हवा का वह स्फोटित, या मुंह से निकली हुई हवा जिसका हम टुकड़ा या या खंड ना कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम ध्वनि बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी आपको, ये बात क्लियर है ना। एक चीज और इसमें से मुख्य बातें याद रखना, कि अगर आपसे पूछे कि ध्वनि, या पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, तो बोलोगे भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है ना। और पूछे अगर हम बोल दे भैया भाषा, है ना, अगर क्या कह दें, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी, अगर हम ऐसे सवाल बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, बोलोगे भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर बोलते भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी, बोलोगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी, तो बोलोगे वर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। इस दो पॉइंट्स को और लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ऐसा लिख देते हैं, नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, भाषा की, भाषा की
सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो जवाब निकल के आएगा क्या? मौखिक इकाई। इसका जवाब आप देंगे। एक सवाल और देता हूं, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी क्या भैया? लिखित, भाषा की सबसे लिखित रूप या सबसे छोटी, सबसे छोटा लिखित रूप क्या होगा? ऐसा लिख सकते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है, या ऐसे दे दो सबसे छोटी इकाई क्या है। वो तो मौखिक बोल दिया, यहां पे लिख लो सबसे छोटी इकाई क्या है। एक सवाल बन गया। तो बताना इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। बोलो कि भैया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जब भी पूछेगा ना, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगा? बोलोगे ध्वनि हो जाएगी, क्योंकि मौखिक का मतलब मुंह से बोलेंगे और ये खत्म हो जाएगा। या कुछ पूछे ना भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई जब पूछेगा तब क्या बोलेंगे भैया? तब भी ध्वनि बोलेंगे। देखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी जवाब भी इसका आंसर क्या निकल के आएगा? बोलो भैया इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर आएगा ध्वनि। दो जवाब देख लो, एक ही जैसे है, आंसर एक ही जैसे है, लेकिन सवाल थोड़े से परिवर्तन है। लेकिन अगर यहां लिखा जाए, ध्यान से देखना, वर्ड भाषा की क्या, देखो भाषा की या ध्वनि को लिखित रूप दे देना क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। पहले वर्ड की परिभाषा लिखते हैं, वहां पे एक पॉइंट लिखते हैं, वर्ड की परिभाषा लिख लो। वर्ड किसे कहते हैं? एक परिभाषा लिखना, वर्ड लिखेंगे, इन्हीं ध्वनि का लिखित रूप देना, ध्वनि का या ध्वनियों का लिख सकते हो आप, है ना, ध्वनियों का लिखित रूप देना, ध्वनियों का लिखित रूप देना वर्ड कहलाता है। ध्वनियों का लिखित रूप देना क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यहां तक क्लियर हुई बात ना, कि वर्ड ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं, है ना। तो ध्यान देना एक बार, मुख से निकलने वाली ध्वनि, या ऐसे लिख दो मुख से निकलने वाली ध्वनि, है ना, मुख से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप देना भी वर्ड कहलाता है। एक और परिभाषा लिख सकते हो इसी की, ये पहली परिभाषा हो गई। ये दूसरी, क्या मुख से निकली ध्वनि को, लिख लेंगे, मुख से निकली ध्वनि को, मुख से निकली ध्वनि को, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप, लिखित रूप देना ही वर्ड कहलाता है। यहां तक समझ पाए होंगे, वर्ड कहलाता है, ये लिख लो। मुख से निकली ध्वनि को वर्ड, है ना, लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। और वर्ड क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह सबसे छोटी लिखित इकाई। इसको भी लिख लेंगे एक पॉइंट में, वर्ड भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, वर्ड भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित, सबसे छोटी लिखित क्या भाई? इकाई है। इतनी बात आप नोट करेंगे, वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यहां तक क्लियर हो जाएगा बात ना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, तो बोलोगे ध्वनि। ध्वनियों का लिखित रूप देना क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ड कहलाता है। देना ही यहां पे बनाएंगे, गलती हुई भाई, यहां पे बनाएंगे ही, वर्ड कहलाता है। अगला एक पॉइंट और याद रखना, वर्ड क्या, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यहां तक क्लियर हुआ होगा ना। यहां तक क्लियर, तो भैया एक लिखते ना अक्षर की परिभाषा। चले आगे, लिखो ध्यान से, अक्षर हेडिंग बनाओ। अक्षर क्या बनाएंगे? अक्षर। पहली परिभाषा लिखेंगे, जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता उसे अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण, जिसका क्षरण ना हो
उसे क्या कहते हैं? जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर, जिसका क्षरण ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। या ऐसे लिख सकते हो जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ऐसे लिख सकते हो जिसके टुकड़े ना किए जा सके। देखो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ना किए जा सके, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी एक अक्षर कहलाएगा, है ना? और भी कुछ लिखना चाहते हो तो भैया लिख सकते हैं यहाँ पे अक्षर, वह ध्वनि या वह ध्वनि का समूह जिसके टुकड़े अखंड ना किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वो अक्षर कहलाता है। तो ये चीज ऐसे लिखते हुए बढ़ेंगे अब आगे, है ना? जिसकी वह ध्वनि जिसके टुकड़े अखंड ना किए जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। ध्यान से देखना, एक और बात ध्यान देना। हिंदी, अच्छा ये चीज क्लियर हो ना, अक्षर की बात यहां तक क्लियर हुआ होगा, अक्षर किसे कहते हैं। एक और याद रखना बात, हिंदी वर्ड माला में कुल कितने वर्ड पाए जाते हैं? हिंदी वर्ड माला में कुल कितने वर्ड पाए जाते हैं? बोलोगे 52। लेकिन अभी हिंदी निदेशालय के द्वारा एक नया भी वर्ड जोड़ा गया है, एक विशिष्ट वर्ड जोड़ा गया, जैसे उल्टा 8 बना दो, यहां से ऐसे लटका दो, एक विशिष्ट वर्ड को जोड़ा गया। तो इस वर्ड को लेकर के अब हिंदी वर्डमाला में कुल वर्डों की संख्या क्या हो गई है? तो बोलोगे हिंदी वर्डमाला में कुल वर्डों की संख्या 53 हो गई है। पहला एक सवाल लिखना ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना, हिंदी वर्डमाला में निम्नलिखित या हिंदी वर्डमाला में कुल 53 वर्ड हैं। लिखेंगे हिंदी वर्डमाला में, हिंदी वर्डमाला में, हिंदी वर्डमाला में कुल, ये लिख लो ऐसे, कुल 52 वर्ड पहले लिख लो, कुल 52 वर्ड हैं पहले लिखो। और एक और लाइन लिखना है, हिंदी वर्डमाला में, हिंदी वर्डमाला में, हिंदी वर्डमाला में कुल 53 वर्ड है। अब एक बात समझ में भैया, ये चीज मैं नहीं समझ पाया, एक जगह 52 लिखे हो आप, एक जगह 53 लिखे हो। हाँ भाई, इस चीज को क्लियर करेंगे। ये जो था ना पहले हिंदी वर्डमाला में जो 52 कुल वर्ड लिखे गए, ये पहले की बात है। अब ध्यान सुनना, और ये चीज अभी देखो फिलहाल नए अगर हम देखेंगे तो ये है, ये मान के चलेंगे। अब जवाब के ऊपर ध्यान देना, मान लो क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता, है ना? परीक्षा बड़ी है तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन बन नहीं सकता। बन गया तब क्या करेंगे? तो गलती हो जाएगी। लिखेंगे यदि हिंदी वर्डमाला में ऐसा सवाल बन जाए, हिंदी वर्डमाला में, हिंदी वर्डमाला में वर्डों की संख्या, वर्डों की संख्या, अब यहां से विकल्प में दे दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ऐसा विकल्प दिखा 50, 52, 51, 49, ऐसा एक तो ये विकल्प दिख जाए, और एक दूसरा अगर विकल्प दिख जाए इस तरीके का, कैसे? ए बी सी डी, यहां पे दिखे 51, यहां पे दिखे 52, है ना? यहां पे दिख जाए मेरे भाई 53, और यहां पे दिख जाए 50। अब अगर ऐसी स्थिति में विकल्प दिख रहा है आपको, ध्यान देना, अगर इस स्थिति का विकल्प आपको दिख रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? बोलोगे भैया बी वाला सही होगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम नंबर 52 है। अगर ऑप्शन में 52 नहीं दिया है, सॉरी, ऑप्शन में 52 दिया, 53 नहीं दिया, तो आप ऑप्शन किसको मान चलेंगे? 52 को मान के चलेंगे। यदि ऑप्शन में 52 और 53 दोनों मिल गया, अब ऐसी स्थिति में आपको मान के चलना पड़ेगा 53, ध्यान देना। या फिर 52 नहीं देगा, अगर वो सवाल मानेगा तो ये क्वेश्चन, और हिंदी निदेशालय जब 53 वर्ड मान के रखा तो इस पर विवाद होगा, है ना? तो उसको कहीं ना कहीं आयोग को मानना पड़ेगा। तो इस चीज को मान के आप चलेंगे। तो हिंदी वर्ड माला में कुल वर्डों की संख्या 52 थी, और अब इस समय कितनी हो गई? चूंकि 53 हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज और याद रखना, अब कुछ वर्डों को हम लिखते हैं, जैसे ध्यान से देखना कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे हम पहले लिखते हैं, पहले वर्ड लिख लो अ, है ना? ये बड़ा आ बोलते हैं, ऐसे ये छोटी ई, ऐसे ये बड़ी ई, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, और ये री हो जाएगा। देखना ऐसे मेरे भाई, ए ए है, ये देखो ओ है, और ये देखो औ है। अब इतना ही रखेंगे पहले हम। इतने को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो ये बोलोगे भैया, ये जो इतना वर्ड दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे स्वर हैं। इन वर्डों का क्या नाम देंगे? इन वर्डों को हम देंगे स्वर। ध्यान देना इस बात को। इन वर्डों को क्या नाम दोगे?
इन वर्णों को नाम देंगे हम स्वर देंगे। ध्यान से देखो, ये क्या है, इन वर्णों को स्वर कहते हैं, ये स्वर वर्ड है। ये कौन से वर्ड हो जाएंगे, स्वर वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, दो वर्ड और लिखते हैं, कौन कौन से, आह। देखो, एक वर्ड ये बनाया, अंक बोलते हैं इसको, और एक वर्ड ये बनाया, आह बोलते हैं। ध्यान सुनना, अगर दोनों के अलग अलग नाम देखें तो एक का नाम तो क्या है, इसका नाम क्या बोलोगे मेरे भाई, तो बोलोगे ये जो लिखा ना अंक बिंदी वाला, इसे बोलते हैं कौन सा, अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं, इसे अनुस्वार बोलते हैं। अंक की बिंदी वाले को अनुस्वार बोलते हैं, और जो आह की बिंदी दिख रही है आपको ना, इसे हमको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों को मिला के रूप बनाए, ध्यान से देखना, अगर दोनों को हम मिला दें एक ही में, इन दोनों को मिलाए हम एक में, ध्यान देना इस बात को, अगर इन दोनों को हम मिला रहे हैं ऐसे, ऐसे देखो, इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को एक वर्ड देते हैं क्या, आयोग वा। ध्यान देना, इन दोनों को क्या मिला के बोलते हैं मेरे भाई, तो बोलो भैया इन दोनों को बोलते हैं आयोग वा। ठीक है ना, इन दोनों को क्या बोलोगे, आयोग वा बोलेंगे, आयोग वा। ये देखो लिख लो, आयोग वा। यहां तक बात आपको क्लियर है ना, ये स्वर वर्ड हो गए, ये आयोग वा हो गए। अगर हम आपसे पूछे स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर स्वर वर्णों की संख्या मैं काउंट करूंगा ना, कुल 11 स्वर वर्ड है ना, कुल 11 स्वर वर्ड है। अगर हम अयोग वाह की बात करूंगा तो बोलोगे भैया अयोग वाहों की संख्या जो वो 2 है। ध्यान देना इस बात को, ये अयोग वाह कितने, तो अयोग वाह 2 है। यहां तक क्लियर है बात। और लिखते हैं, और कुछ वर्ड बनाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अब मैं कुछ लिख रहा हूं, और भी आगे यहां तक तो आपको छोटा आ से लेके आहा तक हो गया। अब कुछ और वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। यहां मैं लिख रहा हूं क, ध्यान देना। अच्छा, इसको नए पेज पे लेता हूं तो थोड़ा सा उसमें बेहतर समझ में आएगा। क्लियर, आगे बढ़ा दें इसको, लिखते हैं हम आगे। यहां देखो क, ऐसे ही ऐसे हम लिखेंगे ख, ऐसे लिख दें ग, ऐसे घ, और ये अंगा, है ना। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, इन सभी वर्डों को एक नाम देते हैं, इन सभी वर्डों को एक नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, क वर्ग। क्या देते हैं, क वर्ग। ध्यान देना, ये का वर्ग हो जाएगा। एक और लिखना ऐसे, ग, यहां देखो का के बाद अंगा, यहां पे लिखेंगे च, ये देखो छ, ज, झ, और ये इया, है ना। इन वर्णों को क्या देंगे भैया, इन वर्णों का नाम रखेंगे चा वर्ग। ध्यान से देखना, इन वर्णों का क्या नाम दोगे, बोलोगे मेरे भाई इन वर्णों को देंगे चा वर्ग। ये चा वर्ग है। एक वर्ग में 5 वर्ड आ रहे हैं, देखो एक वर्ग में 5 वर्ड आ रहे हैं। ऐसे चा के बाद बोलोगे च, छ, ज, झ, इया, फिर क्या, ट लिखेंगे, क्या ट, ऐसे ठ, ड, ढ, अड़ा, हो जाएगा ना, अड़ा। इन वर्णों को क्या नाम दोगे भैया, इन वर्णों को आप समझ पाए होंगे आप। इन वर्णों को मेरे भाई क्या कहते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं टा वर्ग, क्योंकि टा से स्टार्ट हो रहा तो टा वर्ग हो जाएगा। बात क्लियर है ना, यहां तक बात क्लियर है। फिर देखना ध्यान से, इसी वर्गों में हम चा, क, च, ट, त, त, फिर थ, फिर द, फिर ध, और ये न, ये जो 5 वर्ड फिर से हमने लिखा, इन वर्डों को क्या नाम दोगे, बोलोगे भाई मेरे ये वर्ड है त वर्ग, इनको क्या नाम देंगे, त वर्ग नाम देंगे, ये ता वर्ग है। ठीक है ना। और आगे फिर से कुछ बचा हुआ, हाँ भैया बचा हुआ, ये हो गया। फिर एक और अभी वर्ग बना हुआ प, और देखो ये लिखा मैं फ, और ये लिखा ब, ऐसे लिखेंगे भ, और ये देखो माँ। इन वर्डों का क्या नाम देंगे, बताओ आप सभी लोग, इन वर्डों का क्या नाम देंगे, बोलो भाई इन वर्डों का नाम जो देंगे प वर्ग देंगे। ध्यान देना इस बात को, इन वर्डों का क्या नाम देंगे, इन वर्डों का नाम देंगे प वर्ग। यहां तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। अगर हम वर्डों की काउंटिंग करें तो बोलोगे भैया एक में 5 वर्ड, तो 5 और ये 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, और 20 और 5 25। ये जो 25 वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, इन 25 वर्डों को क्या नाम देते हैं, तो बोल देना भैया इन 25 वर्डों को, एक तो ये वर्ग रूप में दिखते हैं, देखना ध्यान से, ये वर्ग रूप में दिखते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग,
और पा वर्ग। तो बोलेंगे का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के सभी जो वर्ड कहलाते हैं ये वर्गीय वर्ड बोल सकते हैं, है ना। ये वर्गीय वर्ड या इनको बोल सकते हैं क्या, व्यंजन। ऐसा हम बोल सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं या वर्गीय वर्ड भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्गीय वर्ड बोलते हैं या वर्गीय व्यंजन। ध्यान देना इस बात को। पहले इनका क्या नाम दे सकते हैं हम, इनका हम नाम दे सकते हैं मेरे भाई, इनको हम कहेंगे, इन सभी को क्या कह दें, इन सभी को जितना दिख रहा है आपको ये, इन सभी वर्णों को हम देते हैं वर्गीय व्यंजन। एक ही नाम देंगे क्या, वर्गीय व्यंजन। एक तो नाम इनका याद रखना, वर्गीय व्यंजन, है ना। ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई होगी आपको, वर्गीय व्यंजन। क्या और भी नाम देते हैं भैया, इनको और भी नाम देते हैं स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि जितने ये वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं मुंह में कहीं ना कहीं टकरा के या टच करके या स्पर्श करके ही बाहर निकलते हैं। इन वर्डों को ही क्या नाम देते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या नाम रखोगे, स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, बोलोगे इनका अन्य नाम हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। क्यों स्पर्श बोल रहे हैं, क्योंकि मुंह में कहीं ना कहीं ये स्पर्श करके निकलते हैं। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पे एक बात करें, क्या देखो, का वर्ग का उच्चारण स्थान, ऐसे मैं यहां से अभी आगे पढ़ूंगा उच्चारण स्थान, लेकिन फिर भी यहां से थोड़ा सा देख लो। उच्चारण स्थान की बात करूंगा तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलोगे भैया का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ध्यान से देखना, कहां पे है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का, है ना, चा वर्ग का कहां पे भैया, चा वर्ग का तालु है। ध्यान से देखो, ये उच्चारण स्थान है, कहीं ना कहीं टच करेंगे, तालु में टच करेंगे, है ना। ये क्या है, टा वर्ग भैया, टा वर्ग मूर्धा है। कहां पे, टा वर्ग का मूर्धा है ना। और तावर का दंत है, याद रखो, ये कहां पे है, दंत है ना। और पावर का मेरे भाई ओष्ठ है, पावर का ओष्ठ है। क्लियर, ये बात हो रही होंगी आपको, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे भाई, है ना। ये देखो जो 5 वर्ड पे मैं टिक लगाया, कलर चेंज कर दूं क्या, ध्यान से देखो, कलर चेंज करता हूं। ये जो 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 5 वर्ड दिख रहे हैं, इन 5 वर्डों का क्या नाम दिया, ध्यान से देखना, ये मैं पूरी तरीके से ब्लैक कर देता हूं। ये देखो, ये जो 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं, इन 5 वर्डों को क्या नाम देते हैं मेरे भाई, ये बोलोगे सर ये पांचों को ना, पांचों के पास ईमंगर्णम बोलते हैं ना, संस्कृत में ईमंगर्णम। और ये जो वर्ड पांचों के पांचों वर्ड है, ये नासिका से निकलते हैं। जब इया देखो, नाक से निकली, फिर इया देखो, अंगा, फिर अड़ा, फिर ना, फिर म। इनका उच्चारण स्थान कहां से भैया, कहीं ना कहीं आवाज नाक से टच होकर निकलती है, तो बोलोगे कहां से, ये नासिक वर्ड है। इनको ही क्या बोलते हैं हम, नासिक वर्ड बोलते हैं। ध्यान देना, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, नासिक वर्ड बोल देते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा ना, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। बढ़े आगे, यहां तक आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। आगे इसी में भी हम सघोष पढ़ेंगे, अघोष पढ़ेंगे, अल्पप्राण पढ़ेंगे, और है ना, महाप्राण पढ़ेंगे। इन चीजों को इन्हीं वर्डों में से छांट के निकाला जाता है, तो वो कहीं से नहीं आता। मैं बिल्कुल आगे जब अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष, अघोष, ये भी जब बात करूंगा, तो वहां फिर से ऐसे बनाऊंगा और वहां से ही क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ आप इतनी बात क्लियर करके तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ होगा, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू, बताइए। यहां तक क्लियर है ना पूरी तरीके से। अगर ये पूरी तरीके से आपको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं भाई, ध्यान से देख लो, चलें आगे। ध्यान से देखो, आगे अब क्या करते हैं, यहां देखो, एक और कुछ टुकड़े बनाते हैं। जैसे देखो, एक टुकड़ा मैं बनाता हूं यहां पे, य, र, आगे बचा हुआ ना, प, फ, ब, भ, म, उसके बाद या से स्टार्ट करते हैं, य, र, सॉरी, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करो भाई। ये देखो आ गया, क्या रखेंगे, य, र, और ये देखो य, र, ल, और ये व। इन वर्डों को क्या नाम देते हैं मेरे भाई, अब याद रखना, ये 4 वर्ड है। इन 4 वर्डों को हम क्या बोलेंगे भैया, ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान से देखना, ये 4 वर्ड कौन से हैं, ये 4 वर्ड जो है, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देना, क्या, अंतस्थ व्यंजन, इनको नाम देते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी। एक और लिखते हैं, तीन सा, ध्यान से देखना, तीनों सा, ये वाला सा,
और उसके बाद ये वाला सा, और ये देखो ये सा, इसको तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंत सा, और ये देखो सॉरी तीनों सा और हा। ये जो चारों दिख रहे हैं आपको ना, इनको क्या नाम देते हैं? बोलो भाई, इनको नाम देते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या नाम दोगे? ऊष्म। इनका नाम क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। ध्यान देना मेरे भाई, इसमें देते हैं ऊष्म व्यंजन, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? इन्हीं का अन्य नाम क्या हो जाएगा? संघर्षी व्यंजन। क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं ना, ये वर्ड कहीं ना कहीं मुंह में संघर्ष करके, या जो हवा होती बहुत ज्यादा टकरा के बाहर निकलती है, इस वजह से इसको नाम देते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या नाम देंगे? इनको हम देंगे संघर्षी व्यंजन। यहां तक आपको क्लियर होगा ना? ये अंतस्थ व्यंजन, ये संघर्षी व्यंजन। अच्छा, इन तीनों सा का यदि आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लेना। इस सा को क्या नाम देते हैं? बोलो भैया, इस सा को नाम देते हैं तालव्य सा। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं तालव्य सा, ठीक है। और ये जो कौन सा सा है? ये मूर्धन्य सा है ना। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। ध्यान देना। और ये जो सा ना, इस सा को क्या नाम देते हैं भैया? इस सा को नाम देते हैं दंत सा। इस सा को नाम देते हैं दंत सा। ये भी बिल्कुल आप आराम से लिख लेंगे, और एक दो बार रिकॉल करेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगी चीजें। एक बार दो बार रिकॉल करेंगे तो बिल्कुल आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ये तीनों क्लियर है। आगे लिखते हैं कौन सा? संयुक्ताक्षर। जैसे क्या है? संयुक्ताक्षर में लिखेंगे आप, देखो कक्ष में आए छत्री वाला छ, और फिर ये देखो त्रा, फिर ये देखो ज, या जिया बोलते ना, या क्या बोलते ज्ञा, या ज्या या है, और एक और आता स्रा, ये स्रा। ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये कैसे वर्ड हैं? बोलोगे मेरे भाई, ये जो वर्ड है इनको बोलते हैं हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्योंकि संयुक्त माने जुड़े हुए हैं दो अक्षरों के साथ, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ध्यान देना, इसको क्या नाम देते हैं? संयुक्ताक्षर देते हैं। संयुक्त प्लस अक्षर, कि अक्षर जो है संयुक्त हुए हैं। अक्षर किससे संयुक्त हुए है ना? ये देखो संयुक्ताक्षर हो जाएंगे चार। और लिखना डो, देखो ढ, और ये अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़। ध्यान देना, अढ़ और ये अढ़, ये जो दो वर्ड दिखते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? उक्षिप्त ध्वनियां। ध्यान देना, इन सबको लिख लेंगे आप, एक एक पॉइंट लिखेंगे। उच्छिप्त ध्वनियां बोलते हैं इनको, है ना। उच्छिप्त ध्वनियां, उच्छिप्त ध्वनियां या उच्छिप्त ध्वनि। एक और वर्ड लिखेंगे विशिष्ट व्यंजन, जो अभी नया नया खोज हुआ है, जिसकी वजह से हिंदी वर्ड माला में 53 वर्ड हो जा रहे हैं। वो विशिष्ट ध्वनि कहां लिख दें? यहां लिख दें। देखो उल्टा लिटा देना 8। ध्यान देना इस बात को, उल्टा ऐसे लिटाना 8, और इसके पीछे देखो यहाँ ऐसे लगाना, और यहाँ पे, वैसे ये राजस्थानी भाषा है लेकिन यहाँ भी सम्मिलित किया जा रहा है ना। ये देखो हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। एक ये क्या भाई? एक विशिष्ट, एक ये विशिष्ट व्यंजन है। एक ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा? विशिष्ट व्यंजन। इसको भी आप बना लेंगे। इसी की वजह से 13 वर्डमाला में कितने वर्ड हो रहे हैं? 53 वर्ड हो रहे हैं। अगर इसी को हटा देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं वर्डमाला सीरीज से, तो बोलोगे हिंदी में वर्डमाला में कितने वर्ड हैं? तो 52 वर्ड हैं। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे, बातों को समझ पाए होंगे। ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है ना आपको? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? एक बार मैं आपसे एक और बात पूछ लेता हूं, ध्यान से देखना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? तो जवाब निकल के भैया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है ना। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या? बोलोगे भैया इसकी भी संख्या, उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? बोलोगे संयुक्ताक्षरों की संख्या भी 4 है, और वो कौन है? छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र। उक्षिप्त कौन कौन से हैं? बोलोगे भैया उक्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो 2 है। अभी लुंठित भी है, प्रकंपित भी है, उनको भी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। ये एक विशिष्ट व्यंजन हो जाएगा। क्लियर यहां तक हो गया होगा? यहां तक बात क्लियर है ना? पीछे देख लो एक बार, ये भी बात आपको क्लियर हो गया। इन वर्णों की संख्या कितनी है? बोलोगे इन वर्णों की संख्या, या मैं लिख सकता हूं स्पर्श व्यंजन की संख्या, ऐसा यहां पे लिख लो। ये आपको क्लियर ना? 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या। बोले भैया स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या मेरे भाई कुल कितनी है? 25 है। ध्यान से देखना, ये हो गया 25। अब एक बार काउंट कर लेते हैं पूरा का पूरा। ध्यान देना, यहां एक बात पूरी तरीके से लिखूं, ध्यान सुनना। एक पहले लिखता हूं स्वर संख्या, यह स्वर है ना। अब स्वर में देखो ध्यान से व्यंजन,
अब व्यंजन में क्या क्या आता है, पहले एक तो मैं बनाता हूं व्यंजन, ध्यान देना, और व्यंजन में सबको लिख लो। इसमें कौन कौन से, अस्पर्शी व्यंजन, यहां मैं लिखता हूं अस्पर्श व्यंजन, है ना भाई। फिर उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उसके बाद क्या लिखोगे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान सोचो, उसके बाद ये लिखेंगे संयुक्ताक्षर, क्या लिखोगे, संयुक्ताक्षर, और फिर आगे हम थोड़ा सा लिखेंगे, संयुक्ताक्षर के बाद हम क्या लिखेंगे, बोलो भैया अब लिख लेंगे हम, ये चार हो गए ना, एक और लिख लो, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, उक्षिप्त व्यंजन, और एक और क्या लिखें, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, एक और लिखें विशिष्ट व्यंजन। अब आपसे हम संख्या पूछे, सबका संख्या हम पूछ ले, तो ध्यान से देखो, स्वर की संख्या कितनी, बोलोगे मेरे भाई स्वर की संख्या 11 है, पहली बात ध्यान से देखो, हो गया। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, बोलोगे भाई अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, देखो। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी, बोलो भाई उष्म व्यंजन की संख्या 4 है ना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, सर अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। संयुक्ताक्षर कितने भैया, संयुक्ताक्षर 4 है, कौन, छत त्राई ज्ञ और ज्ञ, सॉरी ज्ञ और स्रा। उक्षिप्त व्यंजन क्या, अढ़ और अढ़, कितना, 2, है ना। ऐसे विशिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी, बोले भाई विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है। अगर पूरा का पूरा काउंट किया जाए तो कितने व्यंजन हो जाते हैं, तो 1 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 1 21। अरे ये तो एक ही हो रहा है, ध्यान से देखना आप। अच्छा अभी कुछ छूट रहा, हाँ भाई 2 वर्ड छूट रहे हैं, कौन कौन से छूट रहे हैं भैया, अयोग्वा छूट रहा है, ध्यान से देखना, यहीं पे एक और वर्ड लिखना, अयोग्वा, अयोग्वा, अयोग्वा कितने हैं, अयोग्वा की जो संख्या है, अयोग्वाहों की संख्या कितनी लिखेंगे, 2, है ना। आप देखो जोड़ोगे तो अब 53 वर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से आप पूरा का पूरा काउंट करेंगे 53 वर्ड निकल के आएंगे। यहां तक बात क्लियर है, देखेंगे एक बार, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी, एक चीज याद रखना, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, ऐसे लिखें, हिंदी में, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो बोलो क्या होगा, तो बोलो ये कुल स्वरों की संख्या 11 होगी, है ना, ध्यान से देखना। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूं कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होगी, आप देखो सवाल बदल गया, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, ध्यान देना, शुद्ध स्वरों की संख्या, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या की बात करूंगा, तो बोलो भैया हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10, अरे ये क्या हो गया, अभी तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 थी, अब हिंदी में शुद्ध लिख देने से एक स्वर काहे कम हो गया, और वो स्वर हुआ कौन कम, भाई हम तो 11 देखे ना, उस 11 में हुआ कौन कम, तो बोलेंगे ये हुआ कौन कम, उसमें देखो क्या है, टिप्पणी लिख लेंगे या एक नोट पॉइंट बनाएंगे यहां, री जो है, री, री को स्वर नहीं मानते, क्यों री को स्वर नहीं मानते, क्योंकि जब री का हम उच्चारण करते हैं ना, जब री का उच्चारण करते हैं तो री का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करती है, कि जो हमारी जीभ है वो मूर्धा से स्पर्श कर जाती है, और आपको पता भी है स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि जीवा मूर्धा से स्पर्श करने लगी, इस वजह से क्या बोलेंगे भैया, ये जो है ना, ये जो है, इस वजह से ये क्या है, शुद्ध स्वरों की संख्या में नहीं काउंट किया जाता, कौन, री, लिख लेंगे, री का उच्चारण आस्थान करते समय, ऐसा लिख सकते हैं, री का उच्चारण करते समय, री का उच्चारण करते समय, री का उच्चारण करते समय लिखेंगे, जो री का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, या जिह्वा माने जीभ, जीवा मूर्धा को, मूर्धा को स्पर्श करती है,
या जीवा मूर्धा को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है ना, जिसकी वजह से उसे शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उसे शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उसे शुद्ध नहीं मानते, इसलिए उसे शुद्ध नहीं मानते हैं। बात क्लियर हुई होगी? इसलिए उसे शुद्ध नहीं मानते हैं, ध्यान से देख लो, इसलिए उसे हम शुद्ध नहीं मानते हैं। किसको? री, री को, किस, है ना, री को हम इस वजह शुद्ध नहीं मानते, इस बात को नोट कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा? यहां तक पूरी तरीके से बात क्लियर? अगर हम व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो भैया व्यंजनों की संख्या 33 बोल के चलेंगे। यहां लिखो व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 33 ही बता के चलेंगे, अभी वो उसको भी देख लेंगे। 33 ये लिख लो। अब लिखेंगे एक और हेडिंग बनाएंगे, स्वरों का वर्गीकरण, है ना। इसी में थोड़ा सा और एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, है ना। क्लास बेहतर लग रही हो भाई तो अपने भी भाई बंधु जो भी हैं उनके पास शेयर करना। और ये वर्डमाला की क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो कंपटीशन का या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर टीचिंग लाइन में किसी भी प्रकार का, जो भी टीचिंग लाइन का हो, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो, है ना, बिहार बीपीएससी हो, यूपी हो, कोई भी, या फिर किसी भी प्रकार के अगर अन्य भी बच्चे हैं जो वर्डमाला की तैयारी कर रहे होंगे नीचे क्लास के, उनके लिए भी ये बिल्कुल बेहतर क्लास होगी। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान से देखना, क्या बनाएंगे? स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान से देखो मेरे भाई, एक बनाओ हेडिंग, स्वरों का वर्गीकरण। अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही बेसिक बात हो जाती है, इसके बहुत गहराई तक देखेंगे इसको हम, एक एक टुकड़ा करके इसका देखते हैं आज। पूरा का पूरा स्वर के वर्गीकरण का पोस्टमार्टम कर डालो, क्या क्या है। तो बोलोगे सबसे पहले के किसके आधार पे इसको देखो निम्नलिखित आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला आधार मान के चलेंगे रचना के आधार पे। स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पे? रचना के आधार पर। किस आधार पे? ध्यान से देखना, रचना के आधार पे। एक और बोलेंगे, पहला तो ये हो गया, दूसरा किस आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे, या ऐसा बोल सकते हो उच्चारण करते समय या उच्चारण में लगे समय के आधार पे या मात्रा के आधार पे, है ना। ऐसा बोल सकते हैं उच्चारण के स्थान पे या मात्रा के आधार पे, ऐसा लिख सकते हैं हम मात्रा के आधार पे, या उच्चारण करते समय, उच्चारण करने में लगे समय के अनुसार या काल मान के अनुसार बोल सकते हैं, मात्रा के आधार पे हम लिख दे रहे हैं, है ना, मात्रा के आधार पे। और लिखेंगे रचना के आधार पे, मात्रा के आधार पे, ओष्ठाकृति, है ना, ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, है ना, मुखाकृति के आधार पर। या इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं ओष्ठाकृति, माने ओष्ठ के आकार के आधार पे इसको हम बोल सकते हैं। आगे मुख के खुलने के आधार पे, है ना, मुख के खुलने के आधार पे आएगा, मुख के खुलने के आकार पे, खुलने के आधार पर। एक और लिख लो, खुलने के आधार पर। एक और लिखेंगे, वो लिख लो जिह्वा की स्थिति के आधार पे, है ना। एक और लिख लेते, पहले इसको एक बना लेते हैं। अच्छा, ये एक, दो, ये लिख लो जिह्वा की स्थिति के आधार पे, जिह्वा की स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस चीज को बिल्कुल आप पेशेंस से काम करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से। ये बहुत ही जल्दीबाजी की चीज नहीं है कि हम बड़े तेजी से आए और सब एक ही बार में कहिए और खत्म हो जाए, नहीं, लिख लिख के आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें हम पहले एक टुकड़ा बनाते हैं रचना के आधार पे, पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पे? रचना के आधार पे। अब इसके बारे में पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो यहां ही मैं बनाता हूं हेडिंग, रचना के आधार पे। किसका? स्वरों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। ध्यान से देखना,
रचना के आधार पे इसे कितने रूप में बांटते हैं भैया? रचना के आधार पे इसे 2 रूप में बांटते हैं। ध्यान देना। रचना के आधार पे कितने रूप में बांट देंगे? रचना के आधार पे 2 रूप में बांट देंगे। वो 2 रूप कौन-कौन से हैं? इसको देखो। ध्यान से देखना। रचना के आधार पे 2 रूप, एक तो बोलेंगे मूल स्वर, एक क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे मूल स्वर। ध्यान से देखना। एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। एक क्या बोलेंगे? मूल स्वर। रचना के आधार पे कितने? 2। एक मूल स्वर और एक क्या नाम आता है? संधि स्वर। है ना? एक आता है संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन-कौन से हैं? इसको देखेंगे। एक मूल स्वर है और एक कौन है? संधि स्वर। ध्यान से देखो। एक मूल स्वर हो जाएगा और एक संधि स्वर हो जाएगा। मूल स्वर में ध्यान से देखना, मूल स्वर का और अन्य नाम लिख सकते हैं इस चीज को हम। ध्यान देना। मूल स्वर को अन्य नाम बोल सकते हैं इसके। इसके बहुत से नाम हैं, है ना? मूल स्वर के अन्य नाम जो हो सकते हैं, इसको बोलते हैं बीजाक्षर। क्या नाम देते हैं? बीजाक्षर देते हैं। इसी का नाम क्या बोलते हैं? जड़ स्वर भी बोलते हैं। नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जड़ स्वर बोलते हैं। इसी को हम प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। ध्यान से देखना। इसी को हम प्राकृतिक स्वर भी नाम देते हैं। इन्हीं स्वरों को हम नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर? नैसर्गिक स्वर। इन्हें हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक स्वर। क्या? बीजाक्षर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर और एक प्राकृतिक स्वर। और एक स्वर इनका नाम देते हैं क्या? रूढ़ स्वर। ध्यान देना। इन्हीं का अन्य नाम क्या देते हैं? एक और अन्य नाम रूढ़। ध्यान से देखो। रूढ़, बीजाक्षर, जड़ स्वर, है ना, नैसर्गिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। ये कौन से स्वर होंगे? तो बोलोगे सर ये मूल स्वर होंगे। और इसी के साथ साथ एक संधि स्वर है। पहले मूल स्वर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद संधि स्वर अगले पेज पे दिखते हैं। क्लियर हुई ना बात? तो अब देखो मूल स्वर किसे कहेंगे। तो पहले एक परिभाषा छोटी सी लिख लेना, है ना। जिन स्वरों में किसी अन्य स्वर का योग ना हो, है ना, संधि में जुड़ेगा। जबकि जो मूल स्वर होते हैं इसमें किसी अन्य स्वर का योग नहीं होगा। या लिख सकते हैं जिन स्वरों में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता उसे हम मूल स्वर कहते हैं। लिख सकते हो इन स्वरों में या इन स्वरों में इनमें किसी अन्य स्वर का किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता, योग नहीं होता है। अन्य स्वर का किसी भी प्रकार का योग नहीं होता। ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? ये इसकी क्या हो जाएगी भैया? परिभाषा हो जाएगी। यहां तक क्लियर है ना? एक बार ध्यान से देख लेना। ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। यहीं पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। ये भी नोट करेंगे आप। ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। एक और बात याद रखना, इसी से चलते हैं हम आगे। संधि स्वर पढ़ लेते हैं। ये मूल स्वर समझ पाए होंगे आप ना। मूल स्वर का नाम बीजाक्षर स्वर, रूढ़ स्वर, प्राकृतिक स्वर, है ना, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर। ठीक है, ये हो जाएंगे। इनमें किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता है। ये स्वतंत्र होते हैं। संधि स्वर देखते हैं। ध्यान से देखो। संधि स्वर। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ छूट गया थोड़ा सा भाई। इनकी ये हैं कौन कौन सी तो पता ही नहीं किया भैया। इसको अगर लिखे जाए तो ये कौन कौन से, तो बोलोगे छोटा आ, है ना, छोटी ई और छोटा ओ और री। ये इनकी संख्या भी कितनी मूल स्वरों की? 4। संख्या कितनी भैया? संख्या 4। या ऐसे लिख लो मूल स्वर की संख्या। मूल स्वर की संख्या तो बोलोगे मूल स्वर की संख्या 4। वो कौन से दिख रहे हैं आपको? वो कौन से ये आपको सामने दिख रहे हैं? तो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे रखते हैं संधि स्वर। देखो संधि स्वर। संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन से हैं? ध्यान से देखेंगे भैया। संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी अन्य स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, जिनके जिन स्वर को लिखने में कहीं ना कहीं कोई एक अन्य स्वर सहयोग कर रहा होगा, है ना। या दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि का मतलब ही जोड़ा, कहीं ना कहीं दो स्वर मिले होंगे। जो स्वर जो स्वर या लिख सकते हो
ऐसा लिख लो, जो स्वर, थोड़ा सा रुकाव करके यहाँ पे, दो स्वरों की सहायता से या दो स्वरों के मेल से, ऐसा लिखो, दो स्वरों के मेल से बनते हैं, दो स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या नाम देंगे? उन्हें संधि स्वर देंगे। ठीक है, संधि स्वर कौन कौन से हैं लिखना चाहते हो आप? संधि स्वर भैया, आ, बड़ा वाला रखना, छोटा ना रखना, है ना? ऐसा, अच्छा देखो, संधि स्वर पहले क्या है, या लिख सकते हो जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं, ऐसा लिख सकते हो, जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं, मूल स्वरों के मेल से, ऐसा एक और लिख सकते हो परिभाषा से बनते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो मूल स्वर कौन है, अब यहां पे छोटा आ लिया और एक और आ लिया, इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो ये बड़ा आ बनाएगा, ध्यान देना। ऐसे में छोटी ई लिया और एक और छोटी ई लिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद बोलोगे भी बड़ी ई बन जाएगा। ये छोटा ऊ और ये देखो छोटा ऊ, इनको लेने के बाद क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें का एक अ और ये, ध्यान देना, पहले हम क्या लेंगे? अ और ये अ, ऐसा ले ले, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसका एक आ, एक बार ई को लो, एक बार आ से ओ को लो, ध्यान से देखो, एक बार मैं आ को लेंगे किससे? ई के साथ, और एक बार मैं आ को किससे लूंगा? एक बार ओ के साथ लूंगा, ध्यान देना। अगर मैं आ को ई के साथ लिखूंगा ना तो ये बनेगा क्या भैया? बोलोगे ए बन जाएगा। और इसी आ को ऊ के साथ लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? बोलो भाई, क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहां बात समझ पाए होंगे आप कि एक बार छोटे आ को लेकर के ई से संपर्क कराएंगे तो ए बन जाएगा, और ऊ से कराएंगे तो ओ बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, फिर से इसी छोटे आ को लेकर के और इस ए के साथ करेंगे तो देखो मात्रा बढ़ा देगा, ये ए है, ये ए हो जाएगा। इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा दो होती है। ध्यान से देखना, मात्रा भी बता देंगे, मात्रा कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 11 होती है। ठीक है, यहां देखो आ के साथ किसको आप जोड़ोगे मेरे भाई? ये समझ पाए, ओ को जोड़ देंगे यहाँ पे, और जब ओ को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? बोलो भैया, बनोगे सर ये औ हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। इस तरीके से हमारे स्वर के हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसको भी और भी डिफाइन कर सकते हैं, संधि स्वर के भेद। अभी हम और भी इसको डिटेल करना चाहें तो इसको और भी डिटेल कर सकते हैं। कैसे? अभी संधि स्वर के भी भेद कर सकते हैं, है ना? तो ये इतना आपको समझ पाए होंगे ना, देख लो एक बार यहां तक बात क्लियर हुई होगी, एक बार रिपीट करवा देता हूं। देखो ध्यान से, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पे? रचना के आधार पे। एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर का अन्य नाम भी लिख लिए, बीजाक्षर, रूढ़ स्वर, जड़ स्वर, प्राकृतिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। और जो रचना के आधार पे जो स्वरों को हम बांटे या मूल स्वर किसे कहते हैं, तो बोलोगे ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वर के, है ना, योग नहीं होता, बिना अन्य स्वर के योग से बनते हैं और ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा? अ, ई, उ और री है। ठीक इसी प्रकार से देखो, संधि स्वर कौन कौन से? बोलोगे जो स्वर दो स्वरों के मेल से बनते हैं उसे संधि स्वर कहते हैं, या जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। जैसे हम संधि स्वर को इस तरीके से बना लिए। अभी ध्यान से देखना मेरी बात, कि जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा संधि स्वर के भेद, तो संधि स्वर को जब भेद दूंगा तो संधि स्वर में देखो, अब ये तो जुड़ रहा ना, ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा हुआ, तो जो एक ही प्रकार के स्वरों से बना हुआ, सेम सेम स्वर से, या एक कहते हैं समजाति या सजाती स्वर इसी को बोलेंगे। जब एक ही प्रकार के स्वरों से बनेगा तो उसे सजाती स्वर बोलेंगे, और जब एक देखो दो भिन्न भिन्न स्वरों से बना, दो भिन्न भिन्न से बना तो उसे बोलते हैं विजाती स्वर। तो अभी जब मैं संधि स्वर को भी तोड़ूंगा, सजाती स्वर और विजाती स्वर में आएगा, है ना? जब हम संधि स्वर के भेद को देखेंगे तो संधि स्वर को भेद को देखने के बाद उसमें क्या आएगा? एक सजाती स्वर, एक विजाती स्वर। और फिर जब मैं सजाती स्वरों को तोड़ूंगा, सॉरी, जब मैं विजाती स्वरों को तोड़ूंगा या विजाती संधि स्वरों को तोड़ूंगा, तो विजाती संधि स्वर टूट के एक गुण स्वर और एक वृद्धि स्वर, और वही गुण स्वर गुण संधि में काम आएगा, वही वृद्धि स्वर वृद्धि संधि में काम आएगा। तो ये जो मैं पढ़ने वाला हूं संधि स्वर के भेद, ये अगली कक्षा में और अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो भैया तब तक के लिए आप सपोर्ट करिएगा, अपने भाइयों तक ये चीज
पहुंचाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, ये आपका काम बनता है, करेंगे आप। मैं आशा करता हूं सब बेहतर ढंग से करेंगे। चीजें अच्छी लगेंगी तो आप बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है, बस यहीं तक आज रखेंगे। अगली वीडियो अगले दिन हम आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को वीडियो में बने रहने के लिए।